लास्ट 10 महीनों तक कंटिन्यूसली सेलिंग करने के बाद एफआईआईज ने अगस्त के महीने में पहली बार इंडियन मार्केट्स में बाइंग की है। अगस्त के मंथ में एफआईआईज का बाइंग फिगर अराउंड 55,000 करोड़ था। एंड लास्ट टाइम जब ये हुआ था तब हमने इंडियन स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री का सबसे बड़ा बुल रन देखा था। इंडिया में प्रमोटर्स के बाद एफआईआईज को मार्केट का सबसे बड़ा इन्वेस्टर माना जाता है। ये इंडिया की टॉप 500 कंपनीज का 25% से भी ज़्यादा शेयर ओन करते हैं। आज के वीडियो में हम इंडियन मार्केट्स में एफआईआई एंड डीआईआई की एक्टिविटी और बाइंग पैटर्न्स को एनालाइज करके आपके सामने एक अनबायस्ड ओपिनियन रखेंगे एंड साथ ही एक कंक्लूजन पे पहुंचने की कोशिश करेंगे वेदर यू शुड एक्सपेक्ट अ बुल रन 2.0 और नॉट। ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए बहुत क्रूशियल होगी जो या तो मार्केट्स में नई पोजीशन क्रिएट करने की प्लानिंग कर रहे हैं या पुराने लॉसेस को बुक करने की। हमने इस वीडियो में सारे पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स को कंपेयर करके एक क्रिटिकल डिटेल्ड एनालिसिस प्रेजेंट करने की कोशिश की है। सो मेक श्योर आप बिना कोई पार्ट स्किप किए हुए वीडियो को एंड तक और ध्यान से जरूर देखें। चलिए पहले बहुत ही शॉर्ट में एफआईआईज का एग्जैक्ट मतलब समझते हैं। एफआईआईज यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स वो इन्वेस्टर्स होते हैं जो दूसरी कंट्री को बिलोंग करते हैं एंड इंडियन मार्केट्स में इन्वेस्ट करते हैं। ये यूजुअली बड़े बड़े फंड हाउसेस, बैंक्स या हेज फंड्स होते हैं जो बड़ी क्वांटिटीज में इंडियन मार्केट्स में बाइंग एंड सेलिंग करते हैं। एफआईआईज को इंडियन मार्केट्स का ड्राइवर भी कहा जाता है। मतलब अगर एफआईआईज बाइंग करते हैं तो देयर इज यूजुअली अ वेरी गुड चांस दैट मार्केट ऊपर मूव होना स्टार्ट कर दे एंड अगर वो सेलिंग करते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स मार्केट्स गो डाउन। अगर हम एफआईआईज के बाइंग पैटर्न के बारे में बात करते हैं तो एफआईआईज को ट्रेंड चेजर माना जाता है। इनका बाइंग पैटर्न यूजुअली शॉर्ट टर्म ट्रेंड के फेवर में होता है। द स्ट्रैटेजी फॉलोड बाय देम इज सिंपली टू बाय हाई एंड सेल हायर, यानी जब मार्केट्स ऊपर जा रहे होते हैं एफआईआईज विल कीप बाइंग टू सेल इवन हायर। वहीं पे डीआईआईज के बाइंग पैटर्न एफआईआई से एकदम ऑपोजिट होता है। दे फॉलो स्ट्रैटेजी ऑफ बाय लो एंड सेल हाई, यानी जब मार्केट्स गिर रहे होते हैं डीआईआईज तब बाइंग करना प्रेफर करते हैं एट लोअर लेवल्स एंड जब मार्केट्स बढ़ने लगते हैं तब ये मोस्टली सेलिंग करके अपने प्रॉफिट्स बुक कर लेते हैं। इसी रीजन की वजह से अगर आप डेली बेसिस पे एफआईआई एंड डीआईआई का डेटा चेक करते हो तो यू विल फाइंड दैट एफआईआईज एंड डीआईआईज की पोजीशन हमेशा उल्टी रहती है। अगस्त के मंथ में भी जब एफआईआईज ने नेट बाइंग करी थी तब डीआईआईज ने मार्केट में नेट सेलिंग करी थी। नाउ लेट्स आंसर द मेन क्वेश्चन, क्या इंडिया में बुल रन वापस स्टार्ट हो सकता है या नहीं? इसका जवाब देने के लिए हम आपके सामने बुल रन को लेके सारे पॉजिटिव एंड नेगेटिव आर्गुमेंट्स प्रेजेंट करेंगे ताकि आप दोनों साइड्स को अच्छे से समझ के अनबायस्ड डिसीजन ले पाओ। सो चलिए पहले वो सारे रीजंस डिस्कस करते हैं जिनकी वजह से इंडिया में बुल रन डिले हो सकता है। The US economy has shrunk for 2 straight quarters and is officially going through a recession, जो delayed bull run का सबसे पहला and major reason हो सकता है। लास्ट 2 क्वार्टर से यूएसए नेगेटिव जीडीपी रिपोर्ट कर रहा है एंड टेक्निकली जब भी कोई इकोनॉमी 2 कंसेक्यूटिव क्वार्टर में नेगेटिव ग्रोथ रिपोर्ट करती है तो उसे ऑफिशियली रिसेशन कंसिडर किया जाता है। यूएस में रिसेशन इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए बहुत ही नेगेटिव सिग्नल है क्योंकि हिस्टोरिकली जब जब यूएस में रिसेशन आया है तब पूरी दुनिया में इसका बहुत ही एडवर्स इफेक्ट आया है इंक्लूडिंग इंडिया। दूसरा नेगेटिव एस्पेक्ट है ग्लोबल पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। पिछले कुछ महीनों से रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट तो चल ही रहा था एंड नाउ दैट चाइना एंड ताइवान के बीच में प्रॉब्लम स्टार्ट हो गए हैं हम ग्लोबली इस चीज का काफी सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड जब तक दुनिया में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एस्टैब्लिश नहीं होती किसी भी तरीके का बुल रन एक्सपेक्ट करना विल बी अ बिट डिफिकल्ट। इस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से ही वर्ल्ड वाइड सप्लाई चेन डिसरप्शन हो रहा है। ग्लोबली सामान को शिप करने का कॉस्ट 4 गुना ज्यादा बढ़ गया है जिसकी वजह से
कंपनीज एंड उनके प्रॉफिट पे डायरेक्ट बर्डन क्रिएट हो रहा है। अगर हम FIIs की बात करें तो इवन दो अगस्त के महीनों में उन्होंने नेट 55,000 करोड़ की बाइंग की है, बट ओवरऑल लास्ट 8 महीनों में उनका सेलिंग फिगर नेट 2.5 लाख करोड़ से भी ज़्यादा है। ये तो थे वो सारे पॉइंट्स जो इंडिया में होने वाले बुलरन के अगेंस्ट हैं। Now let's see all those reasons जिसकी वजह से there's a very good chance कि इंडिया में बुलरन वापस आ सकता है। Starting with the most important point. According to several recent reports and a statement by Governor of India, inflation is said to be peaking out in India. अभी जो स्थिति है, अभी का जो असेसमेंट है हमारा 7.8% जो अप्रैल में आया था वो शायद हाईएस्ट था, सो पीक पहुंच गए थे हम। उसके बाद इन्फ्लेशन धीरे धीरे कम होगा और हमारा प्रोजेक्शन भी वही है। मतलब इतने टाइम से हम जो इन्फ्लेशन को बढ़ता हुआ देख रहे हैं, फाइनली इट इज कमिंग अंडर कंट्रोल। ये पॉइंट इसीलिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्फ्लेशन को स्टॉक मार्केट का सबसे बड़ा दुश्मन माना जाता है। जब इन्फ्लेशन बढ़ता है, RBI अपने लेंडिंग रेट्स भी बढ़ा देता है। इसकी वजह से कॉर्पोरेट्स एंड इंडिविजुअल्स के लिए लोन्स लेना महंगा हो जाता है। नाउ बिकॉज लोन्स महंगे हो जाते हैं, कंट्री में मनी सप्लाई टाइटन हो जाता है एंड लोगों के पास स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए कम पैसे बचते हैं। लेकिन अब हम इन्फ्लेशन को पीक आउट होता हुआ देख सकते हैं। इसकी वजह से हम बहुत जल्दी ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि स्टॉक मार्केट में जल्दी वापस फंड्स का इनफ्लो आना शुरू हो जाए। क्रूड प्राइसेस भी अपने हाईएस्ट लेवल से 35% डाउन है। जब भी इंटरनेशनल मार्केट्स में कमोडिटीज का प्राइस गिरना स्टार्ट होता है तो स्मार्ट मनी अपने पैसे कमोडिटीज से निकाल के स्टॉक मार्केट में शिफ्ट कर देते हैं बिकॉज उन्हें स्टॉक मार्केट में कंपैरेटिवली काफ़ी बेटर रिटर्न्स मिल सकते हैं। एंड क्रूड प्राइसेस का अपने हाई पॉइंट से 35% गिरना एंड स्टॉक मार्केट का 15% रिकवर करना इज अ हिंट इन itself that smart money has started pulling money out from commodities and started putting it in stock market. सिर्फ क्रूड ही नहीं, but all important commodities like gold, copper, natural gas have fallen more than 20% from their highs in the last few days. क्रूड प्राइसेस के गिरने से प्रोडक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट भी काफी कम हो जाता है, जिसकी वजह से कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स भी इंप्रूव होने लगते हैं एंड इवेंचुअली स्टॉक मार्केट वापस एक बहुत ही ल्यूक्रेटिव एंड अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट लगने लगता है। नेक्स्ट, अगर हम इंटरेस्ट रेट्स की बात करें तो हम काफी महीनों से देखते आ रहे हैं कि फेडरल बैंक जो अमेरिका का सेंट्रल बैंक है वो अपने इंटरेस्ट रेट्स को काफी सिस्टमैटिक एंड प्लान्ड वे में बढ़ा रहा है ताकि एकदम से इकोनॉमी एंड स्टॉक मार्केट पे मैसिव बर्डन ना क्रिएट हो। इसी फिनोमेना को सॉफ्ट लैंडिंग कहा जाता है। फेड हैज ऑल्सो क्लियरली सेड कि उनके इंटरेस्ट रेट्स टोटली डेटा डिपेंडेंट हैं एंड दे हैव नो इंटेंशन ऑफ इंक्रीजिंग देम अगर इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाए। नेक्स्ट मेजर पॉजिटिव पॉइंट है द इंडियन इकोनॉमी इटसेल्फ। इंडिया इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा इमर्जिंग मार्केट है। इस चार्ट के थ्रू आप क्लियरली देख सकते हैं दैट FIIs ने लास्ट 3 सालों में दुनिया के सारे इमर्जिंग मार्केट्स में से सबसे ज़्यादा पैसा इंडिया में इन्वेस्ट किया है। लास्ट क्वार्टर में जब अमेरिका ने नेगेटिव GDP ग्रोथ रिपोर्ट की थी, वहीं पे इंडिया की GDP ग्रोथ डबल डिजिट्स में थी। ग्लोबल सप्लाई चेन इश्यूज, रशिया यूक्रेन वॉर एंड रुपी की वैल्यू में भारी गिरावट के बाद भी इंडिया की इकोनॉमी लास्ट क्वार्टर में 13.5% से ग्रो हुई एंड वो भी तब जब वर्ल्ड वाइड सब लोग रिसेशन से डर रहे थे। ऐसा एस्टिमेट किया जा रहा है दैट बाय 2030 इंडिया वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा। ओवरऑल लास्ट 1 साल में इंडियन कंपनीज के रिजल्ट्स भी काफी इंप्रेसिव रहे हैं। ये सारे रीजंस की वजह से FIIs अपना वेल्थ इंडियन मार्केट्स में लगाना चाह रहा है। जितना ज्यादा ग्रोथ इंडिया की इकोनॉमी में होगा उतना फंड सप्लाई स्टॉक मार्केट्स में भी बढ़ेगा एंड स्टॉक मार्केट्स में जितने फंड्स आएंगे हमें उतना ही बड़ा बुल रन देखने को मिलेगा। So these were all the positive and negative points जो इस बुल रन को फेवर एंड कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं।
Overall, condition of the global markets is still weak and we are not seeing any major recovery anywhere except India. According to us, Indian markets still have a lot of potential, चाहे अगर हम कंपनीज की अर्निंग्स के बारे में बात करें या स्टॉक मार्केट्स के परफॉर्मेंस की. We do expect further bull run, which is going to take our Indian markets even higher and higher in upcoming years. बट अलॉन्ग विथ इट आपके लिए ये बात भी समझना ज़रूरी है कि आपको सिर्फ FIIs एंड DIIs की एक्टिविटीज़ ब्लाइंडली फॉलो करके अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस नहीं लेने चाहिए. व्हेन इट कम्स टू इन्वेस्टिंग, आपको उन्हीं कंपनीज को चूज करना चाहिए जिनके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है एंड जो रीजनेबल वैल्यूएशन पे अवेलेबल है. वी ऑल्सो थिंक कि बिकॉज ऑफ द पॉइंट्स वी डिस्कस्ड बिफोर, इंडिया एक बहुत ही बड़ा इमर्जिंग एंड लुक्रेटिव मार्केट है. एंड अगर हम इन्फ्लेशन को इस साल टैकल कर लेते हैं तो देयर इज अ वेरी गुड चांस कि हम इन द वेरी नियर फ्यूचर वापस एक बहुत बड़ा बुल रन देख सकते हैं. So that's it for today's video. If you learned something new, then make sure you're subscribed to the channel and we'll see you next time. Thank you.